देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने पैन कार्ड बनवाया है और अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पैन कार्ड के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिन नागरिकों ने पैन आधार लिंक प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है उनकी समस्या अब खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना सबके लिए अनिवार्य है। सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं कि पैन कार्ड धारक तुरंत ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करें। उस समय इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में शुल्क प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा तो उसका पैन कार्ड खराब हो जाएगा। लेकिन जब से सरकार ने नया नियम लागू किया है, नागरिकों को बहुत राहत प्राप्त हुई है। इस प्रक्रिया के तहत अब जो नागरिक पैन कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड से उसी दौरान लिंकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकार ने पैन कार्ड की जानकारी देते हुए कहा है कि जिन नागरिकों ने हालिया में अपने पैन कार्ड हेतु आवेदन किया है या फिर हाल में ही अपना पैन कार्ड बनाया है तो उसे आपको अलग से आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसके तहत जब आप अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसी समय आपका आधार लिंकिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए अब आपको फिर से लिंकिंग की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में दीपावली छठ के मौके पर लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। दीपावली व छठ त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ 316 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दीपावली व छठ त्योहार पर सबसे ज्यादा बसों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ और प्रयागराज आदि में होगा। लखनऊ क्षेत्र के 9 डिपो में 931 बसों का बेड़ा है। इनमें 841 का आवंटन किया गया है। इससे दीपावली छठ पर आने जाने वालों को आसानी होगी। दिवाली और छठ के मौके पर लखनऊ से आनंद विहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ से संबंधित मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें प्रमुखता से चलाई जाएंगी। दीपावली और छठ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने शहर से गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के इंतजाम किए हैं। 1 नवंबर 2024 से भारत देश में कई नियमों को लागू किया गया है और कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है, जिसके कारण भारत के लोगों की आम जिंदगी में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इनमें से आपको एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक खाता और अन्य जानकारियों से जुड़े हुए अपडेट शामिल किए गए हैं। ये सभी नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इन सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कौन से नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए गए हैं। घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 48 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को प्रभावित होना पड़ सकता है, जबकि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की उम्मीद है। बिजली बिल भुगतान के लिए 1 नवंबर से कुछ नए नियम लागू होंगे। अब बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने पर अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू कर रही हैं, जिससे बिल के भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और स्वचालित बनाया जाएगा। यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 नवंबर के बाद आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंच सके। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे आम लोगों की यात्रा खर्च में कमी आ सकती है। सरकार ने 1 नवंबर से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती करने की योजना बनाई है। इस कदम से बीमा प्रीमियम पर खर्च कम होगा और लोग आसानी से बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। 1 नवंबर से सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और पात्रता मापदंड भी सख्त कर दिए गए हैं। यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एससीएसएस की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। सुकन्या समृद्धि योजना पर अब भी 8.2% ब्याज मिलेगा, जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। जेट फ्यूल की कीमतों में गिरावट के कारण 1 नवंबर से हवाई किरायों में कमी आने की उम्मीद है। खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा करने वालों को इस बदलाव का फायदा मिलेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो छुट्टियों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे हैं।
सरकार ने 1 नवंबर से 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की योजना बनाई है। यह कदम आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही कुछ सेवाओं पर भी जीएसटी की दरों में कमी की जा सकती है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि 1 नवंबर से लोन और ईएमआई दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे होम लोन और अन्य लोन की ईएमआई में वृद्धि की संभावना नहीं है। लोन लेने वालों की ये एक अच्छी खबर है। 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले ये नियम आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे, वो चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हो, बिजली बिल भुगतान का तरीका हो या फिर बैंक खातों में आधार लिंक करने की अनिवार्यता। सभी बदलाव महत्वपूर्ण हैं। इन नए नियमों को समझना और इसके अनुसार सभी योजनाएं बनाना जरूरी है, ताकि आप समय रहते आवश्यक कदम उठा सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती थी, जैसे 1991, 2001, 2011, मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 2045 और 2055 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। डीटीएच फ्री डिश में नए चैनल जुड़ने से अब दर्शक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 140 से अधिक चैनलों का आनंद ले सकते हैं। अप्रैल 2024 में अपडेट की गई इस चैनल लिस्ट में विभिन्न भाषाओं के मनोरंजन और समाचार चैनल शामिल हैं, जो पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध हैं। अगर आप अपने टेलीविजन पर डीटीएच फ्री डिश के माध्यम से मुफ्त चैनल देखते हैं, तो आपको डीटीएच फ्री डिश में हाल ही में किए गए अपडेट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अप्रैल 2024 में किए गए इस अपडेट के बाद डीटीएच फ्री डिश पर कई नए चैनल जुड़े गए हैं, जिनमें से कई मनोरंजन, समाचार और विभिन्न भाषाओं के चैनल शामिल हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टेलीविजन दर्शकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अधिक चैनलों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। डीटीएच फ्री डिश की लोकप्रियता में वृद्धि को देखते हुए इसके अंतर्गत कई नए चैनल जोड़े गए हैं। अब दर्शकों को विभिन्न भाषाओं में चैनल देखने का अवसर मिलेगा। ये सभी चैनल मुफ्त में उपलब्ध होंगे और इसके लिए आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको अपने पसंदीदा शो, फिल्में या समाचार बिना किसी शुल्क में देखने को मिलेंगे। इस नए अपडेट में चैनलों की संख्या बढ़ाकर लगभग 140 कर दी गई है। इससे पहले डीटीएच फ्री डिश पर केवल 33 चैनल उपलब्ध थे, लेकिन अब नई चैनल लिस्ट के साथ दर्शकों को एक व्यापक विकल्प दिया गया है। यह अपडेट विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने मनोरंजन के लिए टेलीविजन पर निर्भर हैं और सेट टॉप बॉक्स या अन्य सशुल्क सेवाओं पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 आम बजट में योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना करने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। गुरुवार को वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई कि मुद्रा योजना के तहत नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। इस श्रेणी के तहत उन उद्यमियों को 20 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा जो तरुण श्रेणी का लोन अदा कर चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे उद्यमियों को अपने कारोबार को विस्तार देने में मदद मिलेगी। खासकर छोटे कारोबारी व उद्यमियों को इससे बड़ी मदद मिलने की संभावना है। अभी तक मुद्रा लोन में शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिलता था, वहीं किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपये और तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 2,20,662.40 करोड़ रुपए के कुल 2,29,37,661 PMMY लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 2,14,364.71 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राज्य में बिजली कटौती न हो। मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक में यह आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुशी और उत्सव के इस दौर में 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पावर कॉरपोरेशन को इसके लिए आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद आगामी चुनाव में लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने का फैसला किया है। दरअसल लिबरल पार्टी के कई सांसदों ने मांग की है जस्टिन ट्रूडो को आगामी चुनाव से पहले पद छोड़ देना चाहिए। अगला पीएम पद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। सांसदों का मानना है कि ट्रूडो सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। हालांकि अब ट्रूडो ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रूडो के इस ऐलान पर उनकी पार्टी के एक सांसद ने निराशा जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को योगी सरकार ने दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। राज्य के 56 लाख लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि सीएम योगी ने ऐलान किया है कि प्रदेश के हर पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी। इससे बुजुर्गों को अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने में अड़चनें नहीं आएंगी। सीएम योगी के आदेश पर शासन ने निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार विकासखंड ग्राम पंचायत स्तर पर 56 लाख बुजुर्गों को चिन्हित करेगी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। उनका डेटा तैयार किया जाएगा। इन्हें हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए कमर कस ली है। 5 नवंबर को राष्ट्र अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा, लेकिन इससे पहले एडवांस वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा इलेक्शन लैब के डेटा के मुताबिक अमेरिका में अब तक 3 करोड़ लोग एडवांस वोटिंग कर चुके हैं। इनमें से अधिकतर वोटिंग मेल के जरिए हुई है। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में उठे दाना चक्रवात के असर से यूपी में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि चक्रवात से सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, कौशाम्बी, देवरिया, संत रविदास नगर जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान इन इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चलेगी। चक्रवात का असर आने वाले 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के झंडों वाले एक प्रतीकात्मक बैंक नोट का अनावरण किया गया, जिससे अमेरिकी डॉलर के विकल्प बनाने तथा अधिक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देने पर चर्चा शुरू हो गई। शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई ब्रिक मुद्रा जारी कर दी है। ब्रिक्स मुद्रा जारी करने के पीछे का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा डी-डॉलराइजेशन के विचार को भी आगे बढ़ाना उद्देश्य है। भिखारी को आप गरीब, मजलूम, मजबूर, बेसहारा समझकर भीख दे रहे हैं। हो सकता है कि वह आपसे ज्यादा अमीर हो, उसके बैंक खाते में ज्यादा धन हो और अच्छे मकान में रह रहा हो। लखनऊ में भिखारियों के धरपकड़ अभियान और सर्वे में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि लखनऊ के भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशा लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। 90,000 तक महीने की कमाई कर रहे हैं। अफसरों की जांच में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन, पैन कार्ड तक मिले हैं। लखनऊ में डूडा नगर निगम व समाज कल्याण विभाग के सर्वे में 5,312 भिखारी मिले हैं। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। इसमें 5 टीमें लगी हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैलिड दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए।
राष्ट्रीय जनता दल नेताओं ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। राजद की ओर से राजद सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके लिए पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में केंद्र सरकार से लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। पटना के सारे चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राजद के प्रमुख नेताओं के साथ लालू परिवार की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर भारत रत्न के साथ लालू यादव की तस्वीर लगाई गई है। तस्वीर में लालू को मसीहा और राजद कार्यकर्ताओं का भगवान बताया गया है। पोस्टर को अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक द्वारा लगवाया गया है। पोस्टर में लिखा है, भारत सरकार से अपने नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज पूर्व सीएम लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। वे 11 नवंबर को पद संभालेंगे। वे देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने निवर्तमान CJI को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार द्वारा अब संविदा पर कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित करते हुए उन पदों पर नियुक्ति देने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए SOP तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से SOP की क्रियान्वित को लेकर जल्द ही विभागों को समय सीमा के तहत दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी हो सकते हैं।